गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की श्रृंखला में अपना अगला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। वो है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। पिछले टॉपिक में अपन पढ़कर आए थे किसी चालक गोले के कारण चालक ठोस हो सकता है, चालक खोखला हो सकता है, और उसको हमने नाम दिया था गोलीय कोश। तो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र या चालक गोले के कारण ठोस अथवा खोखला। अब हम विचार करते हैं, एक गोला है जो अचालक है, तो चालक और अचालक में अंतर क्या है। तो चालक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर आवेश जब दिया जाता है वो गति कर सके, आवेश प्रवाहित हो सके, आवेश उसके ऊपर मूव कर सके। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं चालक। अचालक का अर्थ ये है कि जिसको हम कोई आवेश दें, आवेश गति ना करे, जैसा देती है वैसा का वैसा वहाँ पर जाकर स्थापित हो जाए, वहीं के वहीं रुक जाए। तो ऐसी चीज़ जो होती है वो कहलाती है अचालक। अब हमने एक अचालक गोले के बारे में विचार करते हैं। अब ये समान रूप से आवेशित है। अब इसको जो आवेश दिया जाएगा कि संपूर्ण आयतन में बढ़ जाएगा। चालक होता है तो उसके सतह पर वितरित हो जाता है, और अचालक है तो उसके संपूर्ण आयतन में अंदर हर जगह प्रत्येक बिंदु पर कोई ना कोई आवेश होगा। ये समान रूप से आवेशित है। अब ये जो आवेश है तो इसके संपूर्ण आयतन में उपस्थित है, इसलिए इसका आवेश घनत्व हमने मान लिया वो कितना है, रो। केंद्र इसका O है और त्रिज्या इसकी कैपिटल R है। तो R त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में आवेश समान रूप से वितरित है, इसलिए इसका आवेश घनत्व कितना हो जाएगा। तो इसका आवेश घनत्व होगा आयतन आवेश घनत्व रो। हमको गणना करनी है इस गोले के कारण गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है O से r दूरी पर। कितनी दूरी पर, तो स्मॉल r दूरी पर। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी भी 3 स्थितियाँ होंगी। जैसी पिछले टॉपिक में हमारी कंडीशन थी वैसी यहाँ पर स्थितियाँ हो जाएंगी। क्या क्या हो सकती है, r का मान त्रिज्या से बड़ा है, r का मान त्रिज्या के बराबर है, और r का मान त्रिज्या से छोटा है। जब बड़ा है तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, गोले के बाहर, तो किसी बाह्य बिंदु पर। अगर उसके बराबर है तो कहाँ पर आ जाएगा, सतह पर। और अगर छोटा है तो कैसा आ जाएगा, अंदर यानी आंतरिक बिंदु पर। तो गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले की सतह पर। तो 3 कंडीशन में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब पहला केस है जो इसके बाहर निकालेंगे, तो बाहर के बारे में विचार करते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, गोले के बाहर। नंबर 1, गोले के बाहर किसी बाह्य बिंदु पर हम निकाल रहे हैं। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट बाहर है तो r का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R से बड़ा, मोर देन कैपिटल R। अब हमको गणना करनी है इस गोले के बाहर r दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस वही है कि एक ये गोला है, केंद्र O है, और इससे स्मॉल r दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हमको पृष्ठ को बंद करना पड़ेगा। तो पृष्ठ को बंद करेंगे तो एक गॉसियन पृष्ठ के बारे में हम विचार करेंगे। तो ये बिंदु P है जो स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर कहीं पर स्थित है। जो काल्पनिक गोला है इसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसका आवेश घनत्व प्लस रो है। P बिंदु पर एक छोटा सा अवयव लिया, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होगी, तो E एक्सटर्नल बाह्य बिंदु पर है। यहाँ क्षेत्रफल हमने मान लिया छोटा सा हिस्सा है, तो ये dA वेक्टर हो गया। काम वैसा का वैसे ही जैसे हमने पिछले केस में किया। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु P से गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के बारे में विचार करेंगे। इसके बारे में विचार करेंगे, एक गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r के बराबर, केंद्र कितना है O, और कहाँ से होकर गुजरता है, बिंदु P से होकर गुजरता है। इस काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो जो भी पृष्ठ हम गॉस की प्रमेय का सत्यापन करने के लिए जिसकी कल्पना करते हैं उस पृष्ठ को कहते हैं हम गॉसियन पृष्ठ। तो बिंदु P इस गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित है।
इस बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने मान लिया DA, तो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर E एक्सटर्नल हमने मान रखा है बाह्य बिंदु पर। दोनों यानी दोनों का मतलब क्या है, E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों समान दिशा में है। समान दिशा में तो कोण कितना हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 0। तो बिंदु P से निर्गत फ्लक्स तो डी फाई बराबर E एक्सटर्नल वेक्टर डॉट DA वेक्टर, समान दिशा में है तो कोण 0 हो जाएगा, तो E एक्सटर्नल DA और cos 0 डिग्री, cos 0 का मान होता है 1, क्या बचेगा ये बचेगा E एक्सटर्नल इंटू DA। तो बिंदु P जो बाहर है उस पर उससे गुजरने वाला फ्लक्स ये हो गया, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो टोटल वैल्यू होगी, तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम समाकलन, तो फाई बराबर बंद समाकलन डी फाई का मान लगा दीजिए, तो डी फाई का मान है E एक्सटर्नल DA, इसमें E एक्सटर्नल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका होगा DA का मतलब कुल क्षेत्रफल किसका, गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो चूंकि बंद समाकलन DA बराबर कुल क्षेत्रफल यानी 4 पाई r², उस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तो स्मॉल r² हो गया। आते हैं फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो E एक्सटर्नल इंटू 4 पाई स्मॉल r², समीकरण 1। तो यहाँ तक का काम हमने क्या काम कर लिया, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना की मैथमेटिकली। अब चूंकि यह पृष्ठ जो है गॉसियन पृष्ठ है, इसलिए हम इसमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो गॉस की प्रमेय की जब शर्त लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कल जैसा है काम, बिल्कुल डिक्टो जो पिछले टॉपिक में हम पढ़कर आए हैं। तो गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब कुल आवेश हमको निकालना है कहाँ पर, इस गोले के अंदर कितना आवेश है, तो चूंकि गोले के सारे आयतन में आवेश है और कुल आवेश का मान हमने कितना माना है सिग्मा क्यू, और घनत्व तो कितना है इसका, तो घनत्व तो है रो। घनत्व के बारे में हम जानते हैं, तो चूंकि आवेश घनत्व रो बराबर कुल आवेश बटे आयतन, किसका आयतन, जिसमें आवेश है, और आवेश किस में है, तो कैपिटल R त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले के अंदर आवेश है। तो आयतन किसका लगेगा, कैपिटल R त्रिज्या के गोले का, और गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई r³। इसलिए सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³। ये मान हो गया सिग्मा क्यू का, वो यहाँ पर लगा दो। मान रखने पर तो फाई का मान कितना आएगा, तो रो इंटू 4/3 पाई r³, ये तो सिग्मा क्यू की वैल्यू होगी, और बटे में कितना है एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2। समीकरण 1 इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स था, वो हमने निकाला था गणितीय रूप से। समीकरण 2 गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, जिसका हमने मान जो निकाला है वो गॉस की प्रमेय का उपयोग करके निकाला है। दोनों ही फ्लक्स के मान है, तो दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड यानी फाई के मान बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, E एक्सटर्नल इंटू 4 पाई कितना है स्मॉल r² बराबर आएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³ बटे में एप्सिलॉन नॉट। E का मान निकालना है, तो E एक्सटर्नल इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r³ बटे में एप्सिलॉन नॉट है, और उसके बटे में क्या आ जाएगा ये वाला पद, तो 4 पाई
आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ई एक्सटर्नल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रो और आर क्यूब नीचे ऊपर रहा, 3 नीचे आ जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, किसका मान आ गया, इस रो का, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सदिश रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर एक्सटर्नल पॉइंट पर है तो कितना हो जाएगा, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिशा है मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, तो ये आर कैप मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के केंद्र से बाहर स्मॉल आर दूरी पर इतनी होगी। ये स्थिति आ गई। अगर हम ये तो हमने निकाला रो के पदों में, यदि इस पर आवेश की मात्रा क्यू है तो क्यू के पदों में निकालेंगे तो क्या होगा, या तो हम यहाँ पर सीधे सीधे गॉस की प्रमेय में मान लगा सकते थे, नहीं तो हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो यदि गोले पर कुल आवेश Q है तब रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या था आवेश बटे आयतन, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। मान रखने पर मान जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्सटर्नल बराबर रो के स्थान पर ये मान लगा दीजिए तो 3Q अपॉन में 4 पाई आर क्यूब इंटू ये है आर क्यूब और टोटल का बटे है 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या घटा, तो 3 से तो 3 घट गया, आर क्यूब से आर क्यूब घट गया, ऊपर बचा केवल Q, नीचे बचा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम यहाँ लिख दें तो क्या बचा, ई एक्सटर्नल बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू K के बराबर होती है तो ई एक्सटर्नल का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर। वही रिजल्ट आया जो किसी बिंदु आवेश के कारण होता है, न्यूटन प्रति कूलम। यही रिजल्ट हमने निकाला था किसी गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब है बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सदिश रूप में लगाएंगे तो ये आर कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दूसरी शर्त, पहली स्थिति तो हमने निकाली जब बिंदु गोले के बाहर है, अब गोले की सतह पर होगा तो सतह के लिए जैसा हमने पिछले टॉपिक में किया तो वही काम करेंगे। तो गोले की सतह पर तो R का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो यही हमको काम करना है। तो ई सरफेस बराबर सूत्र लगाएंगे तो रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक घात खत्म तो कितना हो जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई सरफेस वेक्टर निकालेंगे तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और लंबा दिशा है तो एन कैप। ये जो वैल्यू होगी वो एक निश्चित राशि होगी तो ई एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सतह पर निकाल लें तो ये होगा। अब ये वाला मान लगा दें, कौन सा मान, ये रो के स्थान पर तो Q के पदों में आ जाएगा। तो चूंकि रो बराबर 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब आता है, ई सरफेस बराबर 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 3 से 3 कटा और R से इसकी 3 में से एक घात कम हो जाएगी तो 2 घात बचेगी, तो ये Q बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर बचा। तो
ई एस का मान आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहे तो हम सीधे सीधे यहाँ पर आर लगा देते तो यही रिजल्ट आता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो चाहे ठोस गोला हो चाहे वो खोखला गोला हो, अगर आवेश क्यू है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर और गोले की सतह पर वही आएगी जो खोखले गोले के कारण या चालक ठोस गोले के कारण या गोलीय कोष के कारण आई थी। अब यहाँ पर जो तीसरा केस है, तीसरे केस के बारे में और डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले जो दो केस थे अचालक गोले के कारण या गोली कोष के कारण, तो उसमें हमने देखा था गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन अचालक गोले में अंदर आवेश है, और अंदर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं, कितनी होगी वो और देख लेते हैं। अब तीसरे केस में निकालना है हमको, थर्ड केस, गोले के अंदर मतलब R लेस देन टू कैपिटल R, जो त्रिज्या है वो इसके जो दूरी है वो त्रिज्या से छोटी है। तो ये हम एक ठोस गोले के बारे में बात कर रहे थे जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है। अब हमको निकालना है आवेश इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर, तो गोले के अंदर कोई R दूरी पर बिंदु P है, उसके लिए हमको वही गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बिंदु P लिया, यहाँ पर ये E इन वेक्टर और ये D A वेक्टर, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें अगर आवेश टोटल में तो Q हमने माना था, इसमें हमने आवेश मान लिया अंदर वाले हिस्से में Q डैश है। ऐसी स्थिति में क्या होगा तो ध्यान देंगे, बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, तो d फाई बराबर E इंटरनल डॉट डी ए वेक्टर, E इन डी ए समान दिशा में है तो cos जीरो का मान 1, तो d फाई का मान आ जाएगा E इंटरनल इंटू डी ए। अतः कुल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर बंद समाकलन डी फाई, मान लगा दिया तो E इंटरनल इंटू डी ए, तो फाई बराबर E इंटरनल कांस्टेंट है बाहर चला गया डी ए, तो चूंकि डी ए अंदर वाले का क्षेत्रफल और अंदर वाले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अतः फाई बराबर कितना आ जाएगा तो फाई का मान आ जाएगा E इंटरनल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण 1। तो बिंदु P जो गोले के अंदर स्थित है और जिसका छोटा सा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है, दूरी केंद्र से यहाँ तक की स्मॉल r है, तो ऐसी स्थिति में बिंदु P से गुजरने वाले फ्लक्स का मान इतना होगा। ये बिल्कुल भाई मैथमेटिकल काम कर रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। गाउस की प्रमेय से गाउस की प्रमेय लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स फाई का मान सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा क्यू का मान हमने माना है क्यू डैश, कितना माना है क्यू डैश, तो कितना हो जाएगा, अतः फाई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, E इंटरनल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E इनकी वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, E इंटरनल बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास E इंटरनल इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया उसमें ये वाला जो पद है क्यू डैश वो हमारे लिए अननोन है, हमको नहीं पता इसका मान कितना है, लेकिन हमको पता है इसके अंदर जो आवेश है उसका घनत्व रो है। तो आवेश घनत्व का मान नियत रहता है, तो चूंकि रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
इसका मतलब होगा अंदर वाले गोले में जितना घनत्व है, जितना अंदर वाले गोले में घनत्व उतना ही क्या होगा बाहर वाले गोले में घनत्व होगा। दोनों घनत्व की तुलना कर दें तो रो का मान कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि Q बटे आयतन, तो 4/3 पाई कैपिटल R3, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा Q डैश बटे 4/3 पाई स्मॉल R3 के बराबर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो Q बटे R3 बराबर Q डैश बटे स्मॉल R3, तो Q डैश की वैल्यू Q R3 बटे R3। ये Q डैश का मान यहाँ पर लगा दो। मान रखने पर मान लगाएंगे तो E इन इक्वल टू K, Q डैश की जगह कितना जाएगा Q स्मॉल R3 बटे कैपिटल R3, टोटल का बटे कितना है R²। ऊपर R की घात 3 नीचे R की घात 2 कट जाएगी तो एक घात बचेगी, तो E इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी K Q R बटे R3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलम। आर की दिशा में है तो वेक्टर ई इंटरनल वेक्टर इक्वल टू के क्यू आर बटे आर क्यू, और ये आर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। अब अंदर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र है वो हमने निकाल लिया, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ई इंटरनल है वो कैसा है, आर के समानुपाती। इसका अर्थ ये हुआ कि आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, और आर का मान घटेगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसी में अगर हम एक कंडीशन के बारे में और विचार कर लें तो वो कंडीशन क्या है, गोलीय कोष में तो हमने निकाला था कि जैसे ही गोले के अंदर पहुँचते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। अब गोले के अंदर कहीं पर भी लो, लेकिन यहाँ गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ है। तो अगर हम उसमें चौथी स्थिति निकाल सकते हैं तो कहाँ पर निकाल सकते हैं, गोले के केंद्र पर। गोले का केंद्र कहाँ है, उस गोले के अंदर है, और अंदर ई जो है वो कैसा है, आर के समानुपाती है। तो यदि आर बराबर 0 केंद्र है तो आर का मान 0 हो जाएगा, तो ई जो होगा वो ई सेंटर का मान ई इनके बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो ई सेंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू और आर का मान 0 बटे कैपिटल आर क्यू, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ई सेंटर पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अर्थात गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसकी सहायता से हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान देंगे। तो ग्राफ ही निरूपण करेंगे तो हमको चारों मान चाहिए। चारों मान कौन कौन से हैं, गोले के केंद्र पर, गोले के अंदर, गोले की सतह पर, गोले के बाहर। हमने क्यू के पदों में निकाले तो हम क्यू के पदों में इसके बारे में विचार कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ई सेंटर का मान 0 होता है। दूसरा केस, ई इनका मान होता है के क्यू आर बटे आर क्यू, मतलब ई जो इंटरनल है वो समानुपाती है किसके, आर के। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, बदलेगा कौन, स्मॉल आर, दूरी का मान। तीसरी स्थिति ई सरफेस पर, तो सरफेस पर था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब ई सरफेस पर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और चौथा था ई एक्सटर्नल, वाई बिंदु पर कितना था, तो वाई बिंदु पर था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब है ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब केंद्र पर 0, केंद्र से सतह पर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, केंद्र से सतह तक यानी गोले के अंदर तक तो बढ़ेगा, गोले की सतह पर जाकर उसका मान सबसे अधिक हो जाएगा, और बाहर निकलेंगे तो वो दूरी बढ़ने पर घटेगा, तो दूरी के साथ साथ लगातार कम होता जाएगा। फिर 0 कहाँ पर होगा, 0 होगा अनंत पर। तो एक प्रश्न बन जाता है कि गोले के लिए, अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ शून्य होती है। तो शून्य कहाँ कहाँ होती है, एक तो गोले के केंद्र पर और एक उसके अनंत पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा,
दूरी r और विद्युत क्षेत्र E, ये गोले का केंद्र O है। केंद्र पर शून्य है तो यहाँ पर जो होगा वो E सेंटर की वैल्यू केंद्र के बराबर रहेगी, और ये समानुपाती है तो एक सरल रेखा बनेगी, तो E इंटरनल प्रोपोर्शनल टू R। कहाँ तक सरल रेखा बनेगी? तो सरल रेखा बनेगी इसकी सतह तक, एक त्रिज्या R तक। सतह पर जाकर इसका मान कांस्टेंट और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पाती है, तो ये इस प्रकार की हमको रेखा मिलेगी, तो E एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हो गया आपका कोई अचालक गोला जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की और उसका ग्राफिक निरूपण किया। इज दैट क्लियर? तो अगर अचालक गोला है तो अंदर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, चालक है तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। बाकी स्थितियाँ आवेश Q के पदों में गोले की सतह पर गोले के बाहर एक समान रहेंगी। ठीक, थैंक यू।